A very good morning, all of you. Welcome to in YouTube channel in SPGMS आसिन। तो हम यहाँ पर आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर हम इसको पीपीटी के माध्यम से देखते हैं, जिसके अंदर हम इसके बारे में यूनिट के अंदर कौन कौन से कंटेंट है और इसके अंदर उसका एक्सप्लेन देखेंगे। तो हम चलते हैं पीपीटी के तरफ। तो हम इसके अंदर देखते हैं हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हम कंटेंट की बात करते हैं, तो हमारे जो कंटेंट्स है जिसके अंदर 7.1 है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकंड है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। फोर्थ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजाइन। ये जो आपका जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इस साल जो रिवाइज हुआ है उसके अंदर ये जो 7 नंबर 4 है वो आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ना है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरी। ये हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, कॉजेज और उसके प्रिवेंशन। इसके बाद हमारा जो पांचवा जो पॉइंट रहेगा, इसमें 6 है, जो हमारा पांचवा रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज। जो इंजरीज हो जाती है उसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट है फर्स्ट एड, जिसका आपने नाम सुना ही है, एम और उसके ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजी क्या होता है। फिजियोलॉजी की हम बात करते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर जैसे हम जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी फंक्शंस है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उस चीज को ये फिजियोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी जो हमारे ह्यूमन जो हमारा शरीर है उसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो एनाटॉमी कहलाता है। तो हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। देखिए स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं? अब स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन ट्रेनिंग कह सकते हैं इसको। एंड कंडीशन ऑन एथलीट्स, एथलीट्स की कंडीशंस के ऊपर हम इसको कह सकते हैं। इसमें देखिए एनाटॉमी इज अबाउट स्ट्रक्चर। एनाटॉमी जो है स्ट्रक्चर के बारे में हम बताते हैं। वेयर फिजियोलॉजी इज अबाउट फंक्शंस। जो है फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शंस के बारे में बताता है। हमारे शरीर की जो भी फंक्शंस है उसके बारे में ये बताएंगे। तो अब स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज अलर्ट्स द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो किस तरह से हमारे जो फंक्शंस है और स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर अलर्ट या अलर्टनेस या इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम इसको हम स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी कह सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसके अंदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो हमारा पहला टॉपिक है 7.1। तो इसके अंदर देखिए जो हमारे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स है वो देखिए 5 कंपोनेंट्स इसमें बताए गए। स्ट्रेंथ है, स्पीड है, एंड्योरेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। ये 5 कंपोनेंट्स जो है फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स है। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको तैयार कर लें कि इसके अंदर जो पांचों कंपोनेंट्स है उसको हम एक्सप्लेन कर सके। तो इसमें से फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। तो हम सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ के अंदर हम क्या क्या चेंजेस हमारे फिजियोलॉजिकल जो है चेंजेस आते हैं उसके अंदर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मसल्स साइज, मसल साइज की बात करते हैं।
तो स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स डिपेंड ऑन साइज ऑफ द मसल्स। जो हमारे जो मसल्स है उसकी साइज के ऊपर जो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मसल्स की साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो मसल्स की अगर जितनी छोटी साइज होगी उतना वो स्ट्रेंथ कम रहेगी। तो इसीलिए बोलते हैं जो सबसे बड़ी मसल्स है वहां स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे जांग की जो मसल्स है वो सबसे बड़ी मसल्स है, तो वहां की स्ट्रेंथ बहुत ही ताकतवर है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी। फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय सेम साइज ऑफ मसल्स इन मेल्स एंड फीमेल्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम। जो मेल एंड फीमेल के अंदर दोनों के अंदर जो फोर्स है वो बराबर बराबर, मतलब ज्यादा अंतर नहीं रहता है इनमें, दोनों में फोर्स बराबर आता है। कैन बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के द्वारा हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर महिलाएं भी इतनी ही ट्रेनिंग करती है और जेंट्स भी इतने ही ट्रेनिंग करते हैं और मसल्स को मतलब कि साइज दोनों की बराबर रहती है, साइज लगभग सेम रहती है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी लगभग सेम रहेगी। तो मसल साइज की हमने बात की। अब इसके बाद में जैसे है बॉडी वेट। बॉडी वेट है इंडिविजुअल्स हु आर हेवियर आर स्ट्रोंगर देन द लाइट वेट इंडिविजुअल। तो हम सभी जानते हैं जिसका भी वेट ज्यादा है या ज्यादा भारी है उसका जो है जो बॉडी है वो स्ट्रोंगर, वो हल्का जिसका वेट है उससे वो स्ट्रोंगर है, मतलब ज्यादा भारी है। तो आप इसके अंदर आराम से देख सकते हैं, तो सभी का वेट एक जैसा नहीं रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। तो जो लाइट वेट है, जो लाइट वेट वाले जो है वो कभी भी कंपटीशन होता है तो अपने वेट के अकॉर्डिंग इनको कंपटीशन लड़वाते हैं, जिससे कि कोई भी अंतर नहीं रहे। नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन देखिए, मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मसल्स एंड रेड मसल्स फाइबर। मस्कुलर जो है वो रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर जो होते हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। व्हाइट मसल्स फाइबर जो होते हैं वो रेड मसल्स फाइबर से स्लो होते हैं, मतलब कि रेड मसल्स फाइबर जिनके पास होता है वो रैपिडली तेज दौड़ते हैं, मतलब बहुत ही, जैसे चीते को बोल सकते हैं, शेर को बोल सकते हैं, थोड़ी सी देर में वो बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, जब इनको बोलना जाता है कि आप लंबे समय तक दौड़ते जाओ तो ये थक जाते हैं, ये इतने लंबे समय तक नहीं दौड़ पाते हैं। इनको बोल देते हैं जैसे 15 मिनट या आधा घंटा तक कंटिन्यू दौड़ते रहो तो वो नहीं दौड़ सकते हैं। उसके अंदर ये व्हाइट मसल्स फाइबर जो है वही काम करता है लॉन्ग मसल्स के लिए। तो देखिए, तो ये मसल्स फाइबर की हमने बात की। द परसेंटेज ऑफ दिस मसल्स इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड कैन नॉट बी चेंजेस थ्रू ट्रेनिंग। ये हम ट्रेनिंग के द्वारा भी हम इसको चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर्व इम्पल्स। स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ कैन नॉट बी इम्प्रूव थ्रू ट्रेनिंग। जो नर्व इम्पल्स है वो हम ट्रेनिंग के द्वारा इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर हम चल रहे थे। अब हमने बात की थी स्ट्रेंथ के अंदर, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड की हम बात करते हैं तो हमारा जो सेकंड जो है कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट जो है स्पीड, उसकी हम बात करते हैं, जिसमें पहला है मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। Contraction and relaxation of muscles is controlled by nervous system। जो हमारा जो नर्वस सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जो हमारा फंक्शन सिस्टम है वो पूरा, मतलब कि हमारे जो कंट्रोल करता है मसल्स को और सभी पार्ट को, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जिससे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जो है इसको कौन कंट्रोल करेगा, फिर नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा।
Frequency of contraction and relaxation of muscles is determined by excitability of nerve impulse. Muscles composition अभी आपने देखा था, the percentage of white muscles and red muscles fiber is genetically determined and cannot be changed through training. Same वही है. Explosive strength depends on muscles composition, muscle size, muscles coordinations and metabolic process. ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है इनके ऊपर डिपेंड करता है, मसल्स कंपोजिशन के ऊपर, मसल साइज के ऊपर, मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर ये है डिपेंड करता है. एक्सेप्ट मसल्स कंपोजिशन द अदर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू ट्रेनिंग. देखिए नेक्स्ट स्पीड का ही कंटिन्यू चल रहा है, जिसके अंदर देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं. मैक्सिमम रेंज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनी मसल्स और जॉइंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एनेबल मसल्स टू मूव एट फास्टर रेट एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिजर्व्स and metabolic power. For maximum speed performance, the muscles require more amount of energy at a very high rate of consumption. For this purpose, ATP and CP stores should be enough. If the stores is less, the muscles contraction due to insufficient energy supply become slow after a short time. तो आप इसको देख सकते हैं, जो हमारा जो शरीर के अंदर जो है मसल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होना बहुत ही जरूरी है. जब हमारे पास एनर्जी खत्म हो जाती है या लास्ट एंड हो जाता है, हम दौड़ रहे हैं कंटिन्यू और हमारे जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, तो उस समय जो हमारे जो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, जो मसल्स से हम एनर्जी लेते हैं, वो इसके अंदर रिजर्व के लिए बोला है. वो हमारे मसल्स के अंदर जो रिजर्व रहता है उसको हम एनर्जी को हम काम लेते हैं उस समय में. अब नेक्स्ट बात करते हैं एंड्योरेंस की. एंड्योरेंस देखिए एरोबिक कैपेसिटी की, हम इसके अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों चीजें देखेंगे. एरोबिक की हम बात करते हैं, एनारोबिक नहीं है, इसमें एरोबिक है. तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं energy required by the muscles can be supplied in the presence of oxygen, and supply of oxygen to working muscles is important for endurance performance. जो हम कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो हमारे को उसको उस समय ऑक्सीजन की जो है सप्लाई होनी चाहिए, तो हम उसको एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं. सिंपल से वर्ड है, हम जैसे रनिंग करते हैं तो ब्रीथिंग लेते हुए हम लॉन्ग रनिंग करते हैं, जैसे 800, 1000, 1500, 2000, 3000, ये जो अगर लंबी रेस करते हैं तो इसके अंदर हमें ऑक्सीजन की बार बार रिक्वायर्ड होती है, तो उसे हम एरोबिक कैपेसिटी के अंदर बोल सकते हैं. और जो एरोबिक एक्सरसाइज होती है जिसके जिसके अंदर हम जो है ऑक्सीजन हमें रोक कर फिर वो एक्सरसाइज हम करते हैं, जैसे हमने 50 मीटर स्प्रिंट किया, उसमें छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं एरोबिक के अंदर. 50 मिनट हमने स्प्रिंट किया है, जिसके अंदर हमने बिना सांस लिए कंटिन्यू 50 मीटर हमने कंप्लीट कर ली, तो वो आती है एनारोबिक कैपेसिटी के अंदर. स्विमिंग के अंदर भी हम देख सकते हैं, अंडर वाटर जो हम स्विमिंग करते हैं वो एनारोबिक के अंदर आ जाता है. और जो फ्री स्टाइल या दूसरी जो स्टाइल हम करते हैं ब्रीथिंग के साथ करते हैं, जिसको हम एरोबिक कैपेसिटी बोल सकते हैं. इसमें देखिए पहला ऑक्सीजन इनटेक. इट इज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विच कैन बी टेकन बाय द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से जो है लंग्स के अंदर लिया जाता है ऑक्सीजन. Oxygen transport, the amount of oxygen taken into the blood from lungs has to be transported to the working muscles. हमने ऑक्सीजन लिया है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से,
कहाँ लिया है? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड इम्प्योर ब्लड रहता है उसके अंदर, ब्लड में मिल जाता है। फिर वो प्योर ब्लड होते हुए जो कहाँ मसल्स के अंदर जो है, जो भी काम कर रही है मसल्स, वहाँ वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड के द्वारा जो है ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन अपटेक देखिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड। एनर्जी रिजर्व्स depend upon the availability of fuel to muscles from which energy for the activity is derived. The aerobic capacity depend upon the muscles, glycogen and sugar level is the blood. नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड एंड टॉलरेंस की। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, इट इज important for activities lasting 14 seconds and determine aerobic capacity, can be improved through training. Movement economy, for apex performance, body movement should be economical, good technical, saves energy and improve endurance. Muscles composition, the percentage of white muscles and red muscles fiber is genetically determined and cannot be changed through training. सेम वही तो पहले हमने पढ़ा था। इसके बाद आता है हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर देखिए मसल्स स्ट्रेंथ के हम बात करते हैं तो वीक मसल्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट सफिशिएंट फोर्स टू अचीव फुल रेंज ऑफ मूवमेंट। हमारे अगर वीक मसल्स रहती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। मसल स्ट्रेंथ इज हाईली ट्रेनेबल। जो मसल स्ट्रेंथ है वो हम ट्रेनिंग के द्वारा उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकता है। जॉइंट स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट इज ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सम ऑफ द जॉइंट्स intrinsically have a greater range of motion than other. एज एंड जेंडर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इज मैक्सिमम ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड डिक्रीजेज विद द एडवांसमेंट ऑफ एज। इट कैन बी एनहांस्ड विद ट्रेनिंग। फीमेल टेंड टू बी मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स। तो आप जानते हैं बच्चों के अंदर जो है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और जो फीमेल्स है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है मेल्स के बजाय। Stretchability of muscles limits the range of movements. Stretchability can be improved by training. ट्रेनिंग के द्वारा इसको इम्प्रूव किया जाता है। बॉडी टेम्परेचर has a positive correlation with body flexibility. Warm up before any sports activity is highly advisable. जो बॉडी टेम्परेचर बहुत ही इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप इसको देखिए, हम अगर बॉडी को वार्मिंग अप करके फिर हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि हम फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे को इंजरीज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका। प्रीवियस इंजरी की हम इसके अंदर बात करते हैं। इंजरीज टू कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स कैन लीड टू थिकिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया लीडिंग टू रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। जहां मतलब कि पहले से अगर कोई इंजरीज है, चोट लगी हुई है या कोई एक्सीडेंटल है, तो वहां जो है फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है। रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज आर मस्ट आफ्टर हीलिंग ऑफ इंजरीज। अगर कोई इंजरीज हो जाती है तो उसको
रिहेबिलिटेशन जो है उसके एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो हम अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं 7.2 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं जो हमारा हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड हम इसकी बात कर सकते हैं। तो पहला जो है इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। जो हमारा जो हार्ट है, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो हार्ट है उसकी साइज क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज करते समय जो है इंक्रीज हो जाएगी। मसल्स ऑफ द हार्ट इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ। The left ventricle adapts to the greatest extent. Heart valves grow stronger and thicker. Next देखिए डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो कम हो जाता है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो जो रेस्टिंग हार्ट रेट हमारे को नॉर्मल कितना रहना चाहिए, रेस्टिंग हार्ट रेट जो है 72 बीट पर मिनट होना चाहिए। तो हम इसको पूरा पढ़ते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज डिक्रीजेज द रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट जो है 72 बीट पर मिनट कैन गो डाउन टू 40 to 50 बीट पर मिनट इन हाईली कंडीशन एथलीट्स। जो है उनका रेस्टिंग हार्ट रेट कहाँ से, जो नॉर्मल जो है 72 है, और वो कहाँ से लास्ट 40 से 50 बीट पर मिनट चला जाता है रेस्टिंग हार्ट रेट। मतलब ये रेस्टिंग हार्ट रेट का हम जब रेस्ट करते हैं या सोते हैं रात के समय तो हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज एट रेस्ट। रेस्ट के समय जो है स्ट्रोक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज करने से। एन untrained individual strokes volume at rest is 50 to 70 mi per beat, which increases to 70 to 90 mi per beat। तो ये 50 से कितना हो जाता है, 70 से 90 के, 50 से 70 नॉर्मल रहता है इसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये बढ़ के कितना हो जाता है 70 से 90 mi पर बीट। इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट हम किस तरह से निकाल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है जैसे 70 से 90 के बीच में अगर रहता है या 50 से 70 इसके बीच में अगर रहता है तो हमें वो लिखना चाहिए, और उसकी हार्ट रेट हमें निकालनी पड़ेगी। हार्ट रेट कितना आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट कार्डिक आउटपुट आ जाएगा। तो क्या होता है, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज होता है एक्सरसाइज करने से। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, जो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो बढ़ जाता है। टू सप्लाई द मसल्स विथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे को ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा जो जरूरत पड़ती है। The body increases its number of capillaries, existing capillaries open wider. The blood redistribution more efficient and effective। तो हम सीधी सी बात करते हैं, इन जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल से ज्यादा की तरफ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पहले चल रहा था उसी के अंदर आगे बात करते हैं। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है बीपी जिसको बोलते हैं वो कम हो जाता है। डिक्रीजेज बीपी बाय अप टू 10 mmHg एट रेस्ट। रेस्ट के समय जो है हम अगर रेस्ट करते हैं उस समय जो बीपी है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
अगर किसी के बीपी हाई, मतलब हमारे जो हम एक्सरसाइजेज करते हैं उस समय 140 150 के आसपास जैसे बीपी चला जाता है तो वापस रेस्ट करते हैं तो उस समय डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, increases the blood volume due to increase in plasma volume. Body produced more RBC to supply extra oxygen to muscles during intensive exercise. Quicker recovery rate. रिकवरी रेट की बात करते हैं तो बहुत तेज, मतलब कि हम अगर एक्सरसाइजेज करते हैं क्विकर quickens the recovery rate of the respiration also becomes normal क्विकली, नॉर्मल से बहुत ही फास्ट रिकवरी रेट बढ़ जाता है इसका। ये देखिए, इंक्रीज इन टाइडल एयर कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं टाइडल एयर कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ईच क्वाइट रेस्पिरेटरी मूवमेंट। जो हमारा जो टाइडल एयर कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जो हमारे लंग्स के अंदर जो हम ऑक्सीजन भरने की जो क्षमता रहती है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम उसको कितने हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम एयर कैपेसिटी कहलाती है। डिक्रीजेस इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, if the individual perform the exercise on daily basis, his and her respiration at rest decreases in comparison to the earlier stage. Unused alveoli becomes active, जो हमारे काम नहीं आ रहे हैं alveoli जो हमारे इसके अंदर, वो हम एक्सरसाइज के थ्रू हम इसको एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसी के अंदर चल रहे थे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, तो इंक्रीजेज इन एंड्योरेंस, जो एंड्योरेंस है उनको भी हम एक्सरसाइज के थ्रू इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज इन रेसिडुअल एयर वॉल्यूम, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज द लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर एक्सलेशन। इसके अंदर आप देखिए, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन रहती है, फिर उसके बाद हम ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करने के बाद हम जितने भी ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, उसके बाद में जो हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन बचती है, जितनी भी हमारे ऑक्सीजन बचती है, वो क्या कहलाती है? रेसिडुअल एयर वॉल्यूम कहलाती है। तो वो चीज हमारे इंक्रीज हो जाता है एक्सरसाइज करने से। इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच एन इंडिविजुअल कैन इनहेल एंड एक्सहेल विथ मैक्सिमम एफर्ट। जितना आप, वाइटल एयर कैपेसिटी किसको बोलते हैं? आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक VO2 मैक्स जिसको बोलते हैं, यह भी इंक्रीज हो जाता है। तो अभी तक हमने बात की थी जो एक्सरसाइजेज है उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। हमें जो इनके है पॉइंट्स लिखने हैं और इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 7.3 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं इसके अंदर 7.3 जो है इफेक्ट और एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। आपके दोनों है इसके अंदर, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो हमारा ये जो नेक्स्ट है इसके अंदर देखिए, इसमें अब केवल टॉपिक पॉइंट की बात करूंगा। इसके अंदर आपको एक्सप्लेन आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, मसल्स की जो साइज और शेप है वो चेंज हो जाती है एक्सरसाइज करने से।
फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, जो कई सारी जो बहुत ज्यादा कैपिलरीज है उनकी जो फॉर्मेशंस है वो बन जाती है इसके अंदर सही से। मसल्स रिमेन्स इन टोन पोजिशन। नेक्स्ट करते हैं कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट, जो एक्स्ट्रा फैट जो है उसको नहीं बनने देता है ये एक्सरसाइज करने से। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू, एफिशिएंसी इन द मूवमेंट ऑफ मसल्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिलेस फटीग, जो जल्दी से थकान नहीं आती है उसको एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो मसल्स है वो मजबूत हो जाती है, मजबूत होने के बाद हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो जल्दी से उसमें थकान नहीं होती है। इंक्रीज ब्लड स्टोरेज, एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकम्स एक्टिव, जो फाइबर जो काम नहीं कर रहे हैं वो भी हमारे जो है इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं एक्सरसाइज करने से। बॉडी पोस्चर रिमेन्स करेक्ट, जो बॉडी पोस्चर है वो किसी का सही नहीं है तो वो सही हो जाता है एक्सरसाइज करने से। इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, तो जो रिएक्शन टाइम है वो इम्प्रूव हो जाता है तुरंत। हमें रिएक्शन टाइम किसको बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि यस रेडी गो, वो बोलते तुरंत उसी जो स्टार्ट लेता है और ज्यादा देरी नहीं करते, गो बोलते ही तुरंत दौड़ दौड़ जाता है, तो उसको जो रिएक्शन टाइम, जो वो समय जो रहता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो वो है इम्प्रूव हो जाता है किसी मतलब गो बोलने के बाद थोड़ी देर रुक जाता है, फिर उसके बाद वो सभी निकलने के बाद निकलता है या फिर जल्दी दौड़ जाता है, तो वो चीज जो है रिएक्शन टाइम है वो इसमें इम्प्रूव हो जाता है एक्सरसाइज करने से। तो नेक्स्ट आपके जो है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजेंट, जो कि आपके जो है इसमें सिलेबस में ये टॉपिक जो है हट चुका है। तो हम लास्ट टाइम अब इसके लास्ट में जो हम इसकी बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने क्या क्या आज पढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर हमने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा था, हमने फिजियोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है। तो इसके बाद इसके अंदर हमने जो पहला टॉपिक है 7.1 फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, हमने इनके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। जो 5 तरह के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हमने देखा था, स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, इन पांचों के बारे में हमने इसके बारे में देखा था कंपोनेंट्स के अंदर। इसके बाद में हमने 7.2 के अंदर हमने देखा था इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर हम अगर एक्सरसाइजेज करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने देखा था। और उसके बाद में लास्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम्स है उसके ऊपर हम जो एक्सरसाइजेज करते हैं उसमें क्या क्या चेंजेज होता है। तो ये तीनों टॉपिक हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में कंप्लीट किए हैं। सेकेंड हम पार्ट सेकेंड आगे की जो है हम पार्ट सेकेंड के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारा जो है तीनों टॉपिक हो चुके हैं। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।